जब आंखों में नवोदय का अरमान लिया, नवोदय को ही अपना घर मान लिया, तो फिर क्या है मुश्किल क्या है आसान, बस नवोदय में पास होना ठान लिया तो ठान लिया। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, मैं JNV कुशीनगर का छात्र हूं और यहाँ पे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मतलब आप समझ ही रहे हो, आप लोगों के लिए अब गेस्ट पेपर भी अपलोड होने लगेंगी JNV पाठशाला पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम न बर्बाद करते हुए सीधा हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 20 एक्जैक्टली डिविजिबल 75। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो इसको ऑप्शंस पे भी बना सकते हो, यानी सभी ऑप्शंस को 75 से डिवाइड कर लो, 75 से जो करेक्ट होगा उसको सही कर देना। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन एक और तरीका है कि आप 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लो और उसके बाद से उसको 75 से डिवाइड करो। तो जब 75 से डिवाइड करोगे तो 1, फिर ये 25 0, फिर 3 से आप करोगे तो 225, फिर ये 25 0, फिर 3 से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये 225। इस तरीके से ये जो हमारा रिमाइंडर आएगा ये 25 आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है ये 25 आ रहा है। अगर रिमाइंडर हमारा मतलब 25 ना करके इसके जगह पे 75 आता तो मतलब अब आप बोलोगे 75 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 75 आता है तो फिर तो यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाता। हाँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर को हमको मतलब 75 ला देना है, क्योंकि 75 जब रिमाइंडर आ जाता तो यहाँ पे ये जो संख्या लिखी रहती इसको इंक्रीज करना पड़ता। इसको अगर हम यहाँ पे मतलब 50 इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 75 आता, और नहीं तो यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली ये कट जाता, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता। तो बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा डिवाइड कब होगा, कब डिवाइड होगा, जब हम इसको इंक्रीज करेंगे, 50 इंक्रीज करेंगे। क्योंकि अब ये 50 आया कैसे, तो इसको भी आप समझ लीजिए। ये जो हमारा 75 है तो 75 में से जो हमारा रिमाइंडर आया था उसको माइनस करके और ये जो यहाँ पे रहता है इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो दोस्तों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लेवल को अप करते जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहे हैं ये जो इक्वेशन दिया है इसमें से कौन सा इसके इक्वल होगा, बस इसी को हमको सॉल्व करना है। तो चलो देखो, सीधे हम क्या करते हैं, पहले ये जो ब्रैकेट में दिया है इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 81 आएगा और डेसिमल हमको कितने अंक को बाद लगाना है, यानी 0.2 2 4 1 5, 5 अंक के बाद लगाना है। तो 2 4 1 5, ये 5 हो गया और यहाँ पे ये फिर हमारा 0। और यहाँ पे देखो, अब इसको हमको डिवाइड करना है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 0 0 8 1 और देन 0.0 0 0 0 8 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा दशमलव लगा है वो 5 अंक के बाद लगा है, लेकिन यहाँ पे 6 अंक के बाद लगा है। तो यहाँ पे हम ऊपर एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब दोनों में 6 अंक हो गया, तो अब डेसिमल जो होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं, और इस तरीके से ये 0 0 भी हमारा सभी का सभी कट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 810/81। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 20 8 12 एंड 15 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यहाँ पे वही चीज इंग्लिश में लिखा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 28 12 एंड 15। अब यहाँ पे देखो, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो ये नहीं कि आप 80 को लगा दो। नो मेरे दोस्त, इस तरीके से आप करोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्जैक्टली समझो, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है यहाँ पे जो दिया गया है इनमें से कौन सी नंबर है जो इनसे पूर्णतः डिवाइड होगी, बस यही आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे छोटे से छोटे नंबर का मतलब कुछ और है, आप नहीं समझ पाओगे अभी। बस इतना आप समझो, इन ऑप्शन में से कौन सा डिवाइड हो जाएगा, सभी से डिवाइड होगा। तो आप जैसे डिवाइड कर करके भी एक एक को चेक कर सकते हो, जैसे 80 को आप 20 से करो, फिर 8 से, फिर 12 से, फिर 15 से, ऐसे ऐसे ही सभी ऑप्शंस पे आप कर सकते हो। तो ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट तरीका होता है वो क्या होता है कि मतलब आपको पता करना है कि सभी का डिविजिबल कौन है, तो सभी का एलसीएम निकाल दो। जैसे कि अगर आपको पता करना है कि 2 4 6 और 8 के टेबल में मतलब कौन सा आता है, तो क्या करते हो आप, क्या करते हो, इसका एलसीएम निकाल देते हो। सेम चीज़ है, इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 8 12 और 15, इसको लिख करके जब हम एलसीएम 4 से करते हैं, 4 से ये 5 बार में, 4 से 2 बार में, 3 बार में, और ये हमारा 15। अब इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 से कर देते हैं। 5 से 1 बार में 2 और देन 3 और 3, फिर 3 से हम कर देते हैं तो 1 2 1 1। अब देखो ये हो गया, ठीक है, हमारा ये 2 3 4 और 5 ये है हमारे पास। तो इस तरीके से 4 4 5 20 23 60 दूना 120 आ गया, ये हमारा 120 आ गया। तो इस तरीके से ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा करेक्ट।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान से सुन लो। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको हिंदी मीडियम से नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप जनभी पाठशाला का प्रैक्टिस सेट परचेस कर सकते हो। उस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करो और आपको प्रैक्टिस सेट में 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी मॉडल पेपर मिलेगा और साथ ही साथ आपको 7 प्रीवियस ईयर मिलेगा और एक कोई एमआर शीट मिलेगा, और वो भी सिर्फ 69 रुपीज़ में। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करो और सभी चीज़ें पता करो। सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको खुद सॉल्व करो, वीडियो को रोक करके इसका आंसर दो, फिर मेरा जो सॉल्यूशन है जो मैं समझाऊंगा उसको देखना। सो गाइज, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है, तो पहले एक चीज़ को यहाँ तक हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक घड़ी को 560 रुपये में बेचने पे 20% की हानि होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है, तो पहले तो हमको क्रय मूल्य निकालना होगा। अगर इंग्लिश में देखें तो देयर इज अ लॉस ऑफ 20% बाई सेलिंग अ वॉच फॉर 560, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब एक घड़ी को जब बेचा जा रहा है तो उस पर 20% की हानि हो रही है, और जो बेचा जा रहा है यानी जो विक्रय मूल्य वो 560 रुपये है। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य मालूम होनी चाहिए, उसके बाद से हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक क्रय मूल्य नहीं पता होगा आगे का पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो x रुपये है। अब देखो, अब जब भी हमको हानि हुआ तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कि x माइनस x का 20% और इक्वल हो जाएगा हमारे विक्रय मूल्य के बराबर। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, तो 20 से 1 बार में, 20 से 5 बार में, तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5x बाई 5 माइनस एक्स ये हो जाएगा, क्योंकि ये x घट जाएगा। इतना तो आप समझदार हो ही, इक्वल 560। और उसके बाद से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4x बाई 5, और इस तरीके से इक्वल ये आ जाएगा। तो चलो हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप इतना, आपको छोटा सा भी स्टेप समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखो, हमने क्या किया है कि x को इधर ही रखा है, 5 को ऊपर भेज दिया है, 4 को नीचे, इंटू 5/4, यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो, 4 से हम जब इसको कट करेंगे तो ये 140 में कट हो जाएगा और इंटू 5। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 700। अब बस आपको ये 700 को याद रखना है, बाकी सभी चीज़ें मैं इरेज करता हूँ नेक्स्ट समझाने के लिए। अब देखो, हमारा जो क्रय मूल्य है, यानी इसको जो सीपी बोलते हैं, सीपी जो है हमारा वो हो गया हमारा 700 रुपये। और हमारा फिर से आगे क्या बोल रहा है, यदि इसको 840 में बेचा जाए तो घड़ी पे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। इफ़ इट इज सोल्ड फॉर 840 देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा अच्छे से, यहाँ पे देखो हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है 840 रुपये, तो हमको लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट जब हम निकालेंगे, जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 140। और जब हम प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालेंगे, यानी लाभ परसेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट इंटू 100 और बाई हमारा क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है, और इस तरीके से ये 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये 20%, तो इस तरीके से ये हमारा 20% सही हो जाएगा। सो गाइज, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है। यहाँ पे देखो हमसे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का महत्तम इतना है और यहाँ पे गुणनखंड उसका दिया हुआ है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी इफ द ग्रेटर कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर इज 3 एंड द प्रोडक्ट इज 93 देन व्हाट विल बी देयर लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी जैसे पहली संख्या को P में लिख रहा हूँ, दूसरी संख्या को D लिख रहा हूँ, और इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस इसी को आप समझो इस फार्मूले पे ही। अब देखो, यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है, यानी उसका जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट गुणा को बोलते हैं, तो ऑलरेडी दिया हुआ है 93। ये हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो, ये हो गया इसके जगह पे डायरेक्ट, इन दोनों के जगह पे 93 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, और इक्वल हमारा जो एचसीएफ है, एलसीएम इंटू हमारा एचसीएफ जो है 3, वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बस हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम 93 में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से ये हमारा 31, यानी 31 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा एक यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, मैं पहले वो फॉर्मूला बता देता हूँ और उसके बाद से अपने तरीके से भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो, हमारे हमसे जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है द अमाउंट विल बी बिकम 600 इन 4 ईयर एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला को देख लो। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मूलधन बराबर, मतलब डायरेक्ट मूलधन बराबर जो होता है वो होता है हमारा मिश्रधन इंटू 100। इंग्लिश वाले आप चिंता ना करो, आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा। और यहाँ पे ये हमारा 100 प्लस यहाँ पे ये जो हमारा दर और इंटू समय आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये एक स्पेशल फार्मूला होता है, जब आपको मिश्रधन दिया हो तब डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो इसको आप नोट कर लो। और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल बराबर जो हमारा यहाँ पे मिश्रधन होता है उसको अमाउंट बोला जाता है, अमाउंट इंटू 100 और इक्वल 100 प्लस ये जो हमारा आर प्लस टी होता है उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा इक्वल, और यहाँ पे ये हमारा ऐड है। तो ये आप दोनों फार्मूला पहले नोट कर लो, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा दे रहा हूँ। तो चलो एक बार इस फार्मूले पे हम रख करके देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, क्योंकि हमसे मूलधन ही यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सी राशि यानी मूलधन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो यहाँ पे हमको मिश्रधन रखना था। तो ये 6600 गुणे 100 और इक्वल ये हमारा 100 और प्लस देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई हमको चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो इस तरीके से ये हमारा 6600 इंटू 100 इक्वल 132 आ जाएगा। और जब हम इसको कट करेंगे तो ये 4 से 25 बार में, ये 4 से 3 और फिर इसको हम 11 से करेंगे तो ये 3, फिर 11 से ये 6 बार में, और ये 0 फिर 2 से करेंगे तो ये 200 और इंटू 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5000। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब दूसरा तरीका एक समझ लीजिए आप, मूलधन है यानी जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम मान लेंगे x रुपए। अब देखो जब हम प्रिंसिपल को x मान लेंगे तो जो हमारा साधारण ब्याज होगा यानी SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो हो जाएगा हमारा 6600 माइनस x। क्योंकि देखो आपको ये तो पता है ना कि जैसे कि हमारा जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर जो हमारा होता है मिश्रधन बराबर वो होता है हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ से जब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये हमारे मिश्रधन में से मूलधन माइनस हो जाएगा। तो सेम चीज़ इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद से नॉर्मली इसको आप नॉर्मल सिंपल फार्मूला पे निकाल सकते हो, यानी जैसे साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है हमारा 6600 माइनस x, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज और बराबर हमारा मूलधन हो गया x इंटू हमारा ये 8% यानी दर इंटू समय बटा 100। बस इस फार्मूले पे भी जब आप इसको टोटल पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पे मतलब ये 4 है तो इसको जब आप कट करोगे ये 25 बार में और देन इसको इधर भेज करके मल्टीप्लाई करा करके मतलब सभी चीज़ें जब आप सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर 5000 ही आएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो 2019 का शायद आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पे हानि होती है, यानी कोई वस्तु है 500 रुपये में आप बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, और 700 रुपये में यदि उसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो जितना हमें पहले हानि हो रही थी अब उससे 3 गुना लाभ हो रहा है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पहली बात यहाँ पे देखो हमसे क्या बोल रहा है कि जितने हानि हो रही थी उससे 3 गुना लाभ हो रहा है, यानी कोई चीज़ है, पहले तो हमको हानि समझना पड़ेगा ना, हानि ही हमको नहीं पता है। तो अगर हमको यानी अगर यहाँ पे हम हानि x मान लेते हैं तो ये जो हमारा लाभ होगा वो कितना हो जाएगा 3x। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो जिसका भी गुना पहले पूछा जाता है तो सबसे पहले हम उसको x मानते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे ये गलती कर देंगे कि क्रय मूल्य को x मान करके बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन आपको घुमा देगा, और ये 2019 में आया हुआ है। अब देखो ये हो गया हानि, ये हो गया हमारा लाभ। ओ सॉरी, इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज अ लॉस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल for 500. Had this article been sold for 700, the shopkeeper would have made a profit 3 times the loss. यानी देखो वही सेम चीज़ बोल रहा है कि अगर एक आर्टिकल को जो सेलिंग प्राइस है अगर उसको 500 में बेच रहे हैं तो एक लॉस होता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर 700 में बेचा जाता है तो हमारी जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जाती है, 3 गुना प्रॉफिट हो जाता है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। पहले देखो हम यहाँ पे हानि यानी जो हमारा लॉस है, लॉस को हम मान लेते हैं x है, क्योंकि यहाँ पे हमसे गुना पूछ रहा है ना, 3 टाइम्स पूछ रहा है प्रॉफिट का। तो अगर जब यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालेंगे, लाभ निकालेंगे तो ये हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो हमारे पास हानि भी है और हमारे पास प्रॉफिट भी है, तो सबसे पहले हमको हानि का यूज है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्स्ट लाइन को। तो फर्स्ट लाइन में आप देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु को 500 में बेचने पे हानि होती है। अब देखो हमारे पास हानि भी है और हमारे पास विक्रय मूल्य भी है, यानी SP जो है हमारे पास वो भी है 500 रुपये और हानि है। तो यहाँ से जब हम CP निकालेंगे यानी क्रय मूल्य निकालेंगे
तो जो हमारा क्रैमूल होगा उसको आप समझो। हमारा जो क्रैमूल होगा वो 500 यानी एसपी और प्लस हानि हो जाएगा। अब कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं अरे भैया ये क्या आप सीपी का फार्मूला ये क्या लिख रहे हैं, ये तो मतलब सीपी का फार्मूला कुछ और ही होता है, मतलब वो बटा वटा वाला वो कुछ डिवाइड करने वाला, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो मैंने नॉर्मल फार्मूला लगाया है, जो हानि का फार्मूला होता है, हानि बराबर आप लोगों का ये क्रैमूल माइनस विक्रैमूल। इस फार्मूले को मैंने यहाँ से अपना क्रैमूल निकाला है। तो यहाँ से जब आप क्रैमूल निकालेंगे तो ये जो विक्रैमूल होगा ये आकर के इधर हानि में जुट जाएगा यानी ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझो, छोटी छोटी फार्मूला है, देखो कितना छोटा फार्मूला है। इसको जो बच्चे नहीं समझेंगे उनको मतलब समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। मेरे दोस्त देखो एक बार हमने अपना सीपी निकाल लिया है यानी क्रैमूल निकाल लिया है, और वो भी तब के लिए जब हमको हानि हो रहा था। अब देखो अब हम दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे 700 के लिए। अब देखो जब 700 पे बेचा जाता है दुकानदार के द्वारा तो उसको 3% का लाभ होता है। तो इसको हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो है 3x, और यहाँ पे जो हमारा मतलब एसपी है विक्रैमूल है वो हमारा दिया गया है 700 रुपये। तो अब यहाँ से भी हम सीपी निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम सीपी निकालेंगे तो यहाँ पे जो सीपी का फॉर्मूला होता है वहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे प्रॉफिट बराबर हमारा होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे देखो सीपी को हम इधर भेज देंगे और प्रॉफिट को इधर भेज देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा एसपी, तो एसपी को हम डायरेक्ट 700 लिख देते हैं और माइनस 3x। तो ये जो हमारा सीपी निकला ये हो गया हमारा दूसरा सीपी। एक तो देखो अभी ये भी एक सीपी है ये भी सीपी है, और दोनों सीपी एक ही सामान की है, यानी एक जो वस्तु हम बेच रहे हैं वो भी इतना ही रुपया में खरीदा गया है या इतना रुपया में खरीदा गया है, दोनों एक ही बात है। तो क्यों नहीं हम इन दोनों को इक्वल कर दे, बस तो यही चीज़ हमको करना है। तो ये हमारा क्या था 500 प्लस x इक्वल इधर था हमारा 700 माइनस 3x। बस देखो ये भी हमारा सीपी है ये भी सीपी है, दोनों सीपी को इक्वल कर देते हैं। बस देखो कितना सिंपल है मतलब क्वेश्चन। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे इस 3x को हम इधर ला देते हैं। तो जब हम 3x को इधर लाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x और इक्वल। अब देखो ये 500 है और ये 700, तो ये 500 को हम इधर भेजेंगे। तो जब भी हम इक्वल साइन के इधर भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 700 में से 500 घट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। जैसे जब हम 4 को यहाँ से मतलब 4 को इधर ले जाकर के हम डिवाइड करेंगे तो x की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 50। अब यहाँ पे देखो अगर गलती से यहाँ पे ऑप्शन में 50 दिया रहा था तो कुछ बच्चे 50 लगा देते, नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे ये जो 50 आया है ये सिर्फ x की वैल्यू आई है, और x हमने माना क्या था, हानि को माना था। हानि आ गया है हमारा 50, लेकिन अब हम निकालेंगे हमारा जो क्रैमूल था यानी सीपी जो हमको चाहिए। तो अब देखो जो हमारा सीपी का फॉर्मूला था वो क्या था हमारा एसपी प्लस हानि था। तो अब देखो एसपी जो हमारा दिया हुआ है वो यहाँ पे 500 दिया हुआ था जब हानि हो रहा था हमको, और हानि अभी हमने निकाला है 50 रुपये। तो इस तरीके से ये 550 रुपये हो गए। ये हमारा पहला तरीका हो गया सीपी निकालने का। दूसरा तरीका हम लाभ पे भी निकाल सकते थे। लाभ पे जब हम सीपी निकालेंगे तो ये था हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट, और एसपी हमारा कितना था 700, और माइनस हमारा प्रॉफिट कितना था, ये था 3x, तो 3 × 50। तो इस तरीके से भी जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी 550 ही आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन यहाँ दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। वो यहाँ पे गलती से 7 टाइप हो गया, इस 7 को आप इरेज कर लेना दोनों जगहों से। सो मेरे दोस्त अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमसे विक्रयमूल्य पूछा गया और सेलिंग प्राइस का जो हमारा सीपी दिया है, लाभ दिया है, वो दिया हुआ है। यानी सेलिंग फैन को बॉट किया जाता है, यानी सीपी जो है उसका इतना है और उसका जो प्रॉफिट है वो 18% दिया हुआ है, और सीपी उसका एसपी हमसे पूछा जा रहा है। तो एक तो ये तरीका है कि आपको एसपी का जो फॉर्मूला पता है आप उससे निकाल दो, लेकिन मैं कभी भी फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा खुद का अपना तरीका है, तो उससे मैं आपको बताता हूँ। और जो मेरा तरीका है वो यही है कि देखो आपको हमेशा मतलब जो सीपी है यानी जो कॉस्ट प्राइस है, आप लोगों का जो क्रय मूल्य है, हाँ क्रय मूल्य को हमेशा इस साइड रखना है। अगर इधर लाभ देना है तो इसको जोड़ना है और फिर से क्रय मूल्य करके और इसका 18% निकाल लेना है। और ये जो हमेशा आएगा ये विक्रय मूल्य के बराबर आएगा। विक्रय मूल्य दिया नहीं है तो विक्रय मूल्य को x मान लेते हैं, या नॉर्मली यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख लो, जो भी करना है, या एसपी लिख लो। अब उसके बाद से इसको सॉल्व कर दो। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करके। सो दोस्तों देखो जब हम इसको कट करेंगे तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर ये 2 से 9 बार में, ये 2 से 5 बार में, और ये 5 से जो हमारा ये 15 बार में।
तो इस तरीके से ये 750 और प्लस 15 इंटू 19, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 135, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 5 और यहाँ पे ये ऐड और 8 और 8, इस तरीके से 885 आएगा ऑप्शन में। वो ऑप्शन नंबर बी 885 होगा। ये गलती से बार बार 7 टाइप हो गया है, न जाने, इसका मैं ध्यान रखूंगा अगली बार से, तो इसका आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप ये है। अब देखो ये रहा एक हमारा वर्ग, यानी एक स्क्वायर का जो हमारा एरिया क्या होगा अगर उसका पेरीमीटर ऑलरेडी से दिया हुआ है। अब ये जो हमारा पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a या 4 इंटू साइड जो भी है, या 4 इंटू भुजा जो भी आप बोलते हो, बराबर हमारा 48 दिया हुआ है। तो सिर्फ हमको साइड अगर निकालना हो तो साइड बराबर हमारा कितना हो जाएगा, हम 4 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से यह हमारा आ जाएगा 12। अब ये देखो 12 मीटर हमारा एक साइड का आ गया, और हमसे पूरे एरिया का पूछ रहा है। तो एरिया शायद आपको स्क्वायर का एरिया पता ही हो कि जब भी हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर का जो हमारा एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर कर देते हैं, यानी जो हमारा 12 आया था 12 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 144 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर, जो भी आप इंग्लिश में बोलो या हिंदी में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सबसे पहले आप सुधार कर लो। यहाँ पे देखो पूछ रहा है टंकी का भाग, ये जो भाग लिखा है सिर्फ ये 5 भाग नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा हमारा 3/5 भाग, और यहाँ पे भी आप इंग्लिश में भी सुधार कर लेना, यहाँ पे ये होगा हमारा 3/5 पार्ट। तो प्लीज़ पहले आप इसको सुधार करके तभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वरना ये जो हमारा ऑप्शंस दिया गया है ये गलत आने लगेगा। तो पहले आप इसको सुधार कर लेना, जरूर सुधार कर लेना, और प्लीज़ कमेंट में ये मत लिखना ये क्वेश्चंस गलत है, प्लीज़ आप इसको पहले सुधार कर लो। अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। एक टंकी में 45 लीटर पानी आ सकता है। चलो ठीक है, एक टंकी बना लेते हैं, इसमें जो पानी आ सकता है वो 45 लीटर पूरा आ सकता है, यानी जो टंकी की क्षमता है वो 45 लीटर है। टैंक होल्ड 45 लीटर्स ऑफ वाटर, 45 लीटर वाटर एक टैंक में आ सकता है। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 3/5 पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड विद द वाटर। अब यहाँ पे 3/5 लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे 3/5 रहेगा, ये मिस्टेक हो गया है, यानी टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इसमें से भी 5 लीटर पानी प्रयोग कर लिया जाता है। पहले तो देखो 3/5 भाग भरा गया है, 45 लीटर पानी इसमें आ सकता है, तो हम तो निकाल सकते हैं कि कितना भाग मतलब कितना लीटर पानी भरा गया है। तो इस तरीके से ये 9, अब जब हम निकालेंगे तो इसमें देखो 27 लीटर, यानी 27 लीटर पानी सिर्फ टंकी में भरा गया है, और इसमें से भी 5 लीटर पानी उपयोग में लाया गया। आउट ऑफ दिस 5 लीटर ऑफ वाटर वाज यूज्ड, यानी 27 लीटर जो पानी इसमें है इसमें से भी 5 लीटर पानी यूज कर लिया गया। अब कितना पानी टंकी में बचेगा, सिर्फ हमारे पास अब 22 लीटर पानी बचेगा। अब ये जो टंकी है इसमें सिर्फ 22 लीटर पानी बचा हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि इस टंकी में कितना और पानी डाल दिया जाए कि वो पूरा भर जाएगा, यानी हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड इस टैंक सो डेट इट इज फिल्ड अगेन, यानी ये पूरी तरीके से भर जाए। अब देखो 22 लीटर पानी सिर्फ टंकी में है, इतना आपको याद रखना है, बाकी सभी तो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो ये जो टैंक है इसमें 22 लीटर पानी सिर्फ भरा हुआ है, यानी सिर्फ 22 लीटर पानी बचा हुआ है यूज करने उड़ने के बाद से। और ये जो हमारा मतलब पूरा वाला टैंक है इसमें जो पानी आ सकता है ये 45 लीटर आ सकता है, तो इसमें और कितना पानी डालना पड़ेगा, तो 45 - 22, तो इस तरीके से ये 23 लीटर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गाइस अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आप ध्यान रखना है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, और यदि तीनों का जो प्राप्तांक है वो 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए। पहले देखो काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी। पहले तो देखो ये हो गया हमारा काकू, सॉरी यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा काकू, ये हो गया हमारा बक्सी, और एक कौन नाम दिया है, रमन। हाँ ये हो गया KBR, KBC नहीं है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी, यानी ये जो काकू है ये बक्सी से 7 अंक कम पा रहा है, यानी ये काकू जो है ये कम नंबर पाया है। काकू मतलब अच्छा नहीं है पढ़ने में। चलो हम मान लेते हैं जो बक्सी है वो X पाया है। अब देखो काकू कितना पाएगा, बक्सी से 7 नंबर कम, तो हमारा जो काकू का है वो X - 7 हो गया नंबर। अब जबकि देखो अब यहाँ पे लिखा है वाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू। अब ये जो रमन है, ये जो काकू है इससे 3 अंक ज़्यादा पाया है। कितना है, ये X - 7 तो ऑलरेडी है काकू, और इससे ये 3 अंक ज़्यादा पा गया है, बस तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमसे बोल क्या रहा है, यदि इन तीनों का प्राप्तांक, तो
तो अगर इन तीनों का जो स्कोर है, ओवरऑल जो स्कोर है, अगर इन तीनों का हम जोड़ देते हैं तो ये जो आ रहा है ये 76 आ रहा है। तो बस वही हमसे पूछ रहा है कि रमन का कितना होगा परसेंटेज। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x, तो ये हो गया हमारा 3x। अब यहाँ पे ये था हमारा -7 और यहाँ पे ये -7 + 3, तो ये देखो -14 हो जाएगा, माइनस और -7 मिल करके और +3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -11 आएगा और इक्वल ये 76 हमारा दिया हुआ ही है। तो अब देखो 11 को हम इधर भेज देते हैं और 3x बराबर ये हो जाएगा, 11 जब जाएगा तो ये 7 और ये 8, और इस तरीके से x की जो वैल्यू आएगी वो जब हम यहाँ पे कट करेंगे तो ये 6 2 जा और 2 9। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 29, लेकिन 29 हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, रमन का आंसर, रमन कितने अंक पाया है, हाउ मेनी मार्क्स डिड रमन गेट। अब यहाँ पे देखो रमन के जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं, x - 7 + 3, तो x की जो वैल्यू है वो कितना आया है 29, तो 29 में से तो पहले 7 हमको घटाना है, फिर 3 ऐड करना है। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो 29 - 4 हो जाएगा और इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा 25। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो इसको फिर से आप समझना। यहाँ पे देखो बस काकू, बक्सी और रमन, इसको अलग अलग लिख करके इक्वेशन बना लो और इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है इक्वल करके। कई बार ध्यान रखना कि यहाँ पे कुल के जगह पे यानी ओवरऑल जो स्कोर है इसके जगह पे ना दे करके सिर्फ काकू और बक्सी का अंक जोड़ देगा, तो सिर्फ आप काकू और बक्सी को ऐड करके निकालना। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी प्रातःकाल 5:40 पे अपने डेस्टिनेशन के लिए प्रस्थान करती है और संध्या को 6:55 तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, तो रेलगाड़ी की जो यात्रा है वो कितना समय रहा। और ट्रेन लीव इट्स डेस्टिनेशन एट 5:40 इन द मॉर्निंग एंड रीच द डेस्टिनेशन एट 6:55 इन द इवनिंग, देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ला दिया कि हर साल मतलब 2019 में भी 2020 में भी इसमें भी मैंने देखा कि हर साल एक क्वेश्चन सेम मतलब सेम टाइम का क्वेश्चन, सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया था। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो काफ़ी इजी है। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम 15 मिनट ऐड कर लेते हैं तो ये जो हमारा आंसर, तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट ऐड कर लेते हैं तो ये 5:55 हो जाएगा और इस तरीके से 5:55 व 6:55 को जब हम करेंगे तो ये हमारा 13 घंटा और ये हमारा 15 मिनट हो जाएगा। ये आप नॉर्मली निकाल सकते हो, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो उम्मीद है मेरे दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जेएनवी पाठशाला का प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो जरूर एक बार आप चेक कीजिएगा और जेएनवी पाठशाला को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब क्योंकि जेएनवी पाठशाला इतना कुछ आप लोगों के लिए कर रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। और वीडियो को तो सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।